बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स यूनिट सेकेंड का टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। जैसा कि हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय ये पढ़ा था कि 1930, 1931, 1932 में विभिन्न गोलमेज सम्मेलन पर विचार विमर्श हुआ। इन सम्मेलनों में भारत के संदर्भ में भावी सुधार योजना के लिए एक श्वेत पत्र या वाइट पेपर जिसे कहते हैं वो प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन हो और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन होना चाहिए। इन्हीं सुझावों को स्वीकार करते हुए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम का निर्माण किया, जिसको भारतीय शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही लंबा और जटिल अधिनियम था। इसमें 451 धाराएं थीं और इसके साथ ही 15 परिशिष्ट थे और इसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण के साथ साथ स्वयं के हितों की भी पूर्ति करना चाहती थी और इसीलिए इसको 1935 में लागू किया गया। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हम आज पढ़ेंगे। यह आज हमारा चर्चा का विषय है। पहली जो प्रमुख विशेषता थी वो थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा 1935 में भारत में अखिल भारतीय संघ स्थापित किया गया और ये देशी रियासतों को मिलाकर स्थापित किया गया संघ था। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और देशी रियासतों को मिलकर इसे बनाया गया था। अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। देशी रियासतों के लिए एक प्रवेश पत्र की व्यवस्था थी जिस पे उनको हस्ताक्षर करने होते थे और वो तब इस संघ में शामिल हो सकते थे। इस प्रकार एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का इसमें प्रावधान रखा गया। दूसरी विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वशासन की स्थापना की गई। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया और संपूर्ण प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया और मंत्रियों की सलाह से गवर्नर को प्रशासन संचालन करना था। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इसके साथ ही ये अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक निश्चित सुधार था। इसमें गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों के रूप में जो उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां थी वो बरकरार रहीं। तीसरा प्रमुख इसकी विशेषता थी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और 1935 में जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया। संघीय विषय को गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित रखा गया, जैसे विदेश, सुरक्षा, धार्मिक और कबायली मामले, और वो अपने विवेक के अनुसार इसमें व्यवस्था कर सकता था। 3 परामर्शदाताओं को इसमें नियुक्त किया गया था और अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। संघीय मंत्रिमंडल को उक्त सुरक्षित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी संघीय विभागों की व्यवस्था करनी थी और मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना था। चौथी इसकी प्रमुख विशेषता थी संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उत्तरदायी शासन संचालन में गंभीर त्रुटियां करने की संभावना थी और वे
अपने अनेक अल्पमत वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी व्यवस्था करना चाहते थे। इसलिए गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र और प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा रखा गया और उन्हें प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को ये व्यापक अधिकार इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुए। इसी को संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पांचवी इसकी प्रमुख विशेषता थी विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार किया जाना। इसके द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की व्यवस्था की गई, जिसमें एक का नाम था संघीय विधानसभा और दूसरी थी राज्य परिषद। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 रखी गई और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से अधिक जनता को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें संघीय व्यवस्था वाले देशों के विपरीत निम्न सदन के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है शक्ति विभाजन। इस अधिनियम के द्वारा संघीय शासन की व्यवस्था की जाने तय हुई। केंद्र और प्रांत सरकार के क्षेत्रों का शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। 3 विशेष सूचियों की व्यवस्था हुई, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय थे, जैसे जल, स्थल, वायु, वैदेशिक विभाग, डाक, तार, मुद्रा इत्यादि। प्रांतीय सूची में प्रांतीय और स्थानीय महत्व के 54 विषय थे, जैसे शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय स्वशासन इत्यादि। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए, जैसे दीवानी, फौजदारी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि से संबंधित। और इन विषयों संघीय सूची के विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा शक्ति विभाजन भी किया गया। एक और प्रमुख विशेषता थी संघीय न्यायालय। इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इसको मौलिक और अपीलीय अधिकार दिए गए और इसका कर्तव्य था संविधान की व्याख्या करना और उसकी रक्षा करना, और ये ध्यान रखना कि प्रांतीय और संघीय सरकारें एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण न कर सकें। एक और जो इसकी प्रमुख विशेषता अधिनियम की थी वो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसकी स्थिति वैसी ही रही और वो सर्वोच्च रही। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका में कोई खास इसके द्वारा परिवर्तन नहीं आया। ब्रिटिश जो इस संबंध में शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं कुछ सीमा में संशोधन कर सकती थी, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो ब्रिटिश संसद के हाथ में ही था। इसी तरह से एक और प्रमुख विशेषता वो थी प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम के द्वारा कोई प्रस्तावना नहीं दी गई थी कि इसका क्या निश्चित ध्येय और उद्देश्य होगा। संसद के कुछ सदस्यों ने इस आधार पर अधिनियम की आलोचना भी की। इसमें भारतीयों को ये पता लगे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है, ये जानना आवश्यक था और प्रस्तावना न होने से ये स्पष्ट नहीं था। भारत परिषद का अंत, ये अगर हम देखें ये भी एक प्रमुख विशेषता इस अधिनियम की रही कि भारतीय जनता के द्वारा जो निरंतर इसके अंत की बात और मांग की जा रही थी उसमें इस अधिनियम के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और
भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनसे परामर्श लेना या न लेना उनकी इच्छा पर निर्भर करता था, लेकिन भारत मंत्री को इनका परामर्श मानना आवश्यक था। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में परिवर्तन के अनुरूप भारतीय शासन पर भारत मंत्री की शक्तियों में भी कुछ कमी की गई थी। एक और प्रमुख जो विशेषता 1935 के अधिनियम की थी वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालने की नीति को अपनाया और उन्होंने चुनाव पद्धति भारत के हित में नहीं रखी। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों के प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा, बल्कि आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाई और यूरोपियंस इत्यादि के लिए इस पद्धति का विस्तार भी कर दिया। संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान भी प्रदान किया गया। एक और जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि बर्मा, बरार और रदन के संबंध में भी निर्णय लिए गए। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद के नाम मात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई, लेकिन शासन की दृष्टि से ये मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया था। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 की स्पष्ट कर सकते हैं।